Good afternoon, everyone. Today we are starting with the new unit, that is gravitation. And gravitation is one of the topics जिससे आप बहुत पहले से चीजों के बारे में जानते हैं, राइट? जैसे अर्थ आप सबको अपनी ग्रेविटी से पुल कर रही है. डू यू थिंक उसी तरह से हमारी बॉडीज भी एक दूसरे को पुल करती है? मतलब इफ इट इज अ फिनोमेना, इट हैज टू बी यूनिवर्सल. अर्थ पुल्स सन, सन पुल्स अर्थ पुल्स अस, वी पुल अर्थ. Do our bodies also pull each other? Yes, exactly. But has it ever happened कि आप चले हुए जा रहे हैं और आप कोई भारी सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपका फ्रेंड है वहां पर, आपको ऐसा फील हुआ जैसे आप चलते चलते इधर डिफ्लेक्ट हो गए? कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ? Why does that happen? मतलब ऐसे एक्सपीरियंस क्यों नहीं हुआ? अर्थ के केस में तो बड़ा होता है. अगर छत से कोई है ना निकल ले साइड में तो कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा. अर्थ पुल्स. बट व्हाई डोंट दीज बॉडीज पुल अस? अंशुल का आंसर है मास इज वेरी लो. एक्सीलेंट अंशुल, सही कह रहे हैं आप. मास ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज मच लेसर एज कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ. ठीक है, उसे पूरा ढंग से एनालाइज करेंगे. लिखिए अपनी नोटबुक में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ऐसे करके ऑब्जेक्ट्स बना लीजिए. ये बहुत ब्रॉड नहीं बनाना आपने, इसे जितना हो सके उतना छोटा बनाना है, बस ऐसे दिखाई दे. दैट्स इट. सो m1 and m2 are two point masses which are separated through a distance r, and they exert forces on each other which are attractive in nature. We all know that gravitational force is attractive in nature. Kindly keep your mobile silent while you enter into the class, है ना? धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी. अभी देखते हैं. आफ्टर ड्रॉइंग दिस डायग्राम यू कैन सी m1 m2 दो मासेस है जिनको बहुत ही छोटे शो किया है, यानी पॉइंट मासेस शो किया है. इन पॉइंट मासेस के बीच की सेपरेशन r है और ये एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं. वन के ऊपर जो टू ने फोर्स लगाई दैट इज कॉल्ड F12. F12 स्टैंड्स फॉर फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 एंड F21 स्टैंड्स फॉर फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1. दैट सिंपल इट इज. ठीक है. अब आपको वर्ड्स में जब लिखना है तो किन चीजों का ध्यान रखना है? दीज आर पॉइंट मासेस and they exert attractive forces on each other along the line joining their centers. बहुत जरूरी है बात समझना. The force acts along the line joining the centers. That's it. Right now, according to it comma force of gravitation between two point objects, force of gravitation between two point objects is directly proportional to product of masses, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस. अब नेक्स्ट लाइन में आ जाना जहां तक भी हो गया. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ दीज मासेस. Between centers of these masses. So you should be very much clear कि आज जो डिस्टेंस हम शो कर रहे हैं that is the distance between the centers. और साथ में बताना पड़ेगा it acts along the line joining these masses. So write down. एक बार तो पहले लिख दीजिए F is proportional to m1 m2 and F is proportional to 1 by r square. तो अगर आप इक्वालिटी लेके आएंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा. That constant of proportionality here is G. m1 m2 by r square. So it's very easy to memorize. आप जानते हैं पहले से फॉर्मूला. F is equal to G m1 m2 by r square. So you just need to understand जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्या चेक किया गया? भाई फोर्स किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? अगर आप हैवी मासेस लेते हैं तो उनके बीच में फोर्स ज्यादा होती है. मासेस कम होंगे तो उनके बीच की फोर्स कम हो जाती है. As you increase the separation between masses, force starts decreasing, right?
फोर्स डिक्रीजिंग में भी एक चीज समझना जरूरी था, ये जो पावर है, अगर 1/r होता, ध्यान से सुनना, had it been 1/r, if I increase the separation to 2 times, force would become half only. But what was observed was, if the separation is made 2 times, the force becomes 1/4. Right? जैसी ऑब्जर्वेशन उसके अकॉर्डिंग बना देते हैं, तो 1/4 फोर्स हो रही है, तो इसका मतलब किसके ऊपर डिपेंडेंस हो रही है? डिपेंडेंस आ रही है स्क्वायर के ऊपर. So F is proportional to m1 m2, it is proportional to 1/r square, and ultimately we get a constant of proportionality, which is a universal constant. Write down. लिखिए, capital G is universal gravitational constant. Capital G is universal gravitational constant. ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिख दिया आपने, साथ में लिख दीजिए its value does not change if medium between masses be changed. Medium between masses be changed. अगर दोनों मासेस एयर में है तो भी उतनी फोर्स है, इनको उठा के आपने पानी में रख दिया तो भी उतनी फोर्स है, आपने इनके बीच में कोई और चीज डाल दी, यानी जैसे ईंट पत्थर होते हैं वो सब डाल दिया तो भी फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. सो बहुत जरूरी है समझना कि जी की वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसीलिए दोनों मासेस के बीच की सेपरेशन सेम रख के आप उसे कहीं भी रख दो, उनके बीच की फोर्स सेम रहने वाली है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? Yes, Agam, it is universal. 6 point? No. 6.67 into 10 raised to the power minus 11. देख ले ध्यान से, 6.67 10 पर minus 11. अब बात करेंगे यूनिट्स की. Look at it carefully. आप एक बार G को यहीं पे रखो तो F के साथ R square मल्टीप्लाई करेगा और M1 M2 डिनोमिनेटर में जाएगा. Can you imagine that? F into R square divided by M1 M2. So dear, Newton meter square upon kilogram square. That's it. So आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो जाता है. Newton meter square per kilogram square. Just mention it. So the SI value is 6.67 10 power minus 11 Newton meter square per kilogram square. What is the CGS value? Anyone? यहां पे कोई बता सकता है? What is the CGS value? It's just that the power becomes -8. लिख दीजिए, लिखे शाबाश. 6.67 into 10 power -8, but Newton is replaced by, अब तो बता सकते हो, dyne. Exactly. 6.67 10 power -8 dyne centimeter square per gram square. So लिख दीजिए प्लीज. So you must know G is universal constant, जिसकी वैल्यू मीडियम के साथ चेंज नहीं करती. मोर ओवर उसके यूनिट्स क्लियर होने चाहिए. डायमेंशनल फॉर्मूला याद है किसी को? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G? m-1 L3 t-2. एग्जैक्टली, वेरी गुड. लिखे शाबाश, लिखो धनंजय, याद करो साथ साथ. कैपिटल G इज इक्वल टू, यानी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं, इट इज m-1 L3 t-2. m-1 L3 t-2. गॉट इट? चलिए अभी हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, राइट डाउन. force acts along the line joining centers of the masses. Force acts along the line joining centers of the masses, and hence it is known as central force. It is known as central force. Center to center एक्ट करती है, that's why it is called central force. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखा, 1/r² पे डिपेंड करती है. So it's also known as inverse. It is said to follow inverse square law. तो नेचर के अंदर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें
या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, इसीलिए ये बहुत लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती है. सो काइंडली राइट डाउन, स्टार मार्क करके लिख दें. इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ. मतलब क्या है? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. ठीक है. अब लॉन्ग रेंज का मतलब क्या होता है? काफी दूर तक एक्ट करती है. सो इट इज एविडेंट इवन बिटवीन अर्थ एंड सन. तो काफी दूर हो गया ना. सो राइट डाउन स्टार मार्क करके. इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स. इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स. और ये तो आप जानते हैं, इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो वो तो शायद लिखवाने की जरूरत नहीं है. इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स. इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, right? It is proportional to m1 m2 point masses acts along the line joining, so called central, right? बस ठीक है, इतना काफी है इसके लिए. अब लिखिए जरा, two masses क्वेश्चन है. two masses exert a force of 10 Newton on each other. Exert a force of 10 Newton on each other. Calculate the new force. Calculate the new force if each mass be doubled. If each mass be doubled and separation between them be halved. Each must be doubled and the separation between them be halved. बताएं शाबाश. सॉल्व करो फटाफट. आपके सामने फॉर्मूला है, F is equal to G m1 m2 upon r square. Just try to see each mass has been doubled and the separation has been halved. आप भी करें, आंसर बताएं. धनंजय, सेपरेशन हैज बीन हाफ्ड. एक और धनंजय, मतलब आपको नहीं बोल रहा मैं, धनंजय अग्रवाल. ठीक है. अंशुल, इट्स राइट आंसर. ओके, लेट्स सी. परीक्षित, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए यार. वेनी, बिल्कुल सही आंसर है आपका. एक्सीलेंट, गुड. चलिए, दिस वाज इनफ टाइम. आप देखिए, इसका मतलब जो जो लोग न्यूमेरिकल से कंफर्टेबल नहीं है, दे नीड टू पुट मोर स्ट्रेस ऑन इट. देखिए, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना. ये कितना था? 10. तो मैं यहां 10 लिख देता हूं. अब हमने क्या किया? ईच मास वाज डबल्ड. नई फोर्स जो होगी वो कैसे निकलेगी? G, इसको भी डबल किया, इसको भी डबल. 4 का फैक्टर लिख दो. 4 टाइम्स m1 m2 हो गया. एंड लुक एट इट, यू हैव रिड्यूस्ड द सेपरेशन टू हाफ. आपने r को r बाय 2 किया है. r बाय 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? r स्क्वायर बाय 4. ये 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स G m1 m2 बाय r स्क्वायर. और G m1 m2 बाय r स्क्वायर कितना था? 10. So the answer is 160 Newton. That's it. So it's very important to have this idea कि masses पास आते हैं तो फोर्स बढ़ती है, masses को बढ़ाते हैं तो भी फोर्स बढ़ती है. मतलब you could have a very simple idea about the answer कि सर मासेस को डबल कर दिया तो 4 टाइम्स हो गया. और ठीक है धनंजय, नो प्रॉब्लम. और अगर आप मासेस को पास लेके आएंगे तो भी फोर्स बढ़नी चाहिए. अगर आपने r का हाफ किया तो उसका स्क्वायर जाना है, तो 4 का फैक्टर आएगा, वो 4 भी ऊपर आ गया. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट व्हेन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल और यू थिंक ऑफ इट, फॉर्मूला सोचते ही आप कॉन्सेप्चुअली उसे सॉल्व कर पाए. 2 का फैक्टर 4, नीचे से r बाय 2, एक और 4 ऊपर, तो 16 टाइम्स हो गया. डन है भाई? चलिए ठीक है. अच्छा, अगर इन्हीं को हम उठा के वाटर में डाल दें तो फोर्स कितनी हो जाएगी? विल द फोर्स चेंज? नो, फोर्स रिमेन सेम बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द मासेस. ठीक है. अब लिखिए एक और क्वेश्चन. सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसके बारे में आपको पहले से बता देता हूं कि क्या पता होना चाहिए. अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो हम उसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं. कोई बताएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? Anyone? What's the formula used for centripetal acceleration? Alpha into r is for tangential acceleration.
राइट? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC ओमेगा स्क्वायर आर और V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बिंदा, शाबाश, क्या बात भाई साहब। देखो ध्यान से, याद करने से AC इज V स्क्वायर अपॉन आर और ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। डोंट फॉरगेट, एक चैप्टर खत्म हो गया तो ये नहीं कि भैया आप गठरी बांधो और फेंक दो उसको, यू हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड, राइट मयंक? AC इज ईदर V स्क्वायर अपॉन आर और ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन। An object of mass small m, an object of mass small m revolves around another mass capital M in a circular path of radius r. In a circular path of radius r. ठीक है, calculate number one, the speed with which it revolves, और सेकेंड लिखिए टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, मैं आपको हर बार बोलता हूं, डोंट गो पैसिव व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, स्टे एक्टिव, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सन बीच में, अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, राइट? तो कौन सी फोर्स लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल। इन वर्डिंग्स को अच्छे से समझो। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन्स के अराउंड रिवॉल्विंग कंसीडर करते हैं, एटम के अंदर होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो कौन सी फोर्स लगती है? इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्स लगती है? इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स तो इलेक्ट्रिक है, लेकिन वो कैसे बिहेव कर रही है? सेंट्रीपिटल। अब यहाँ पे अर्थ और सन के बीच में कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी है? ग्रेविटेशनल। और वो कैसी एक्ट कर रही है? सेंट्रीपिटल। ऑब्जेक्ट्स क्लियर? तो देखिए, यहां पे कैपिटल एम कंसीडर कर लेते हैं और इसके अराउंड एक सर्कल बनाते हैं, इस सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है स्मॉल एम। लिखिए शाबाश। Capital M is at the center, small m revolves around it. We have to calculate the speed with which it revolves, जबकि हमें रेडियस बता रखी है r है, रेडियस r है। तो हमारे पास क्या है? एक सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में कंसीडर करते हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हो। अच्छा, न्यूटन्स लॉ क्या समझाते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? तो मैं आप सिर्फ मुझे बता दो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा। फोर्स क्या लिखो इनके बीच में, अभी जो पढ़ी? हाँ, अभी जो फोर्स पढ़ी थी ना, शाबाश जी, स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। मुश्किल तो नहीं लग रहा? मैं आपको फिर बोल रहा हूं, पहले आप आइडेंटिफाई करो कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल का रोल प्ले कर रही है। फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? सो जी एम बाय आर स्क्वायर, ये क्या प्रोवाइड कर रही है? ma। कौन सा मास ट्रेवल कर रहा है? स्मॉल एम। और उसका एक्सेलरेशन कितना लिखूं? या तो v स्क्वायर अपॉन आर या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, जो आपको सिखाया कि AC होता है। तो क्या सभी को समझ में आ रहा है? एक पार्टिकल रिवॉल्व करेगा, ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा, तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा? कोई और फोर्स प्रोवाइड करेगी। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बस एक और छोटी सी बात सुनना, अगर v फाइंड कर रहे हैं तो मुझे एक्सप्रेशन यूज करना चाहिए, है ना? सो आई विल गो विद v स्क्वायर अपॉन आर। अगर कभी डायरेक्टली टाइम पीरियड पूछ लेते हैं तो आप ओमेगा यूज करो। आई होप यू रिमेंबर, कल परसों में हमने यूज किया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय, क्या लिखते हैं? टी। ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, याद है? 2.2 न्यू बार बार बताएगा आपको, क्यों हमने? न्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? रेवोल्यूशंस पर सेकंड, रेवोल्यूशंस पर मिनट। अगर उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या बन जाता है? रेडियन पर सेकंड। सो ओमेगा इज 2 पाई न्यू और 2 पाई बाय टी। कमिंग बैक टू दिस, ये आपको मिल गया। अगर टी डायरेक्टली फाइंड करना हो तो मैं यहाँ पे वी इन्वॉल्व नहीं करूंगा। अभी मुझे वी फाइंड करना था तो ऐसे लिखेंगे। लिखिए जरा कॉन्सेप्ट, ये डायग्राम बनाएंगे और साथ में कॉन्सेप्ट लिखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स acts as centripetal. Gravitational force acts as centripetal. तो अब आगे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मुझे आंसर बताइए। I'll take the attendance till then. As I have been telling everyone, if you are facing any kind of problem at home and even if you don't want to attend offline classes, you can at least come and see me, right? आपको कुछ सॉल्यूशन जरूर मिलेगा।
एक दो दिन भी यहाँ क्लास कर लोगे तो फिर घर क्लास करोगे तो आपको लिंक लगेगा, जैसे ही प्रॉब्लम आए वापस आ जाओ। लेट्स सी, ठीक है, आई एम गेटिंग आंसर्स। सो जीएम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे लिखते हुए क्या चीज का ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन किसका था, स्मॉल एम का, तो गलती से कैपिटल एम ना आए, मतलब कोई भी क्रैमिंग वाली चीज नहीं होनी चाहिए। आई एम आस्किंग फॉर एम ए किसके लिए, इसके लिए। सो स्मॉल एम इज गॉन, तो वी स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू, एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, वी स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू जी एम बाय आर। सो वी बिकम्स अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर। सो माई फाइनल आंसर इज, आई होप आप सबका आंसर आया होगा ये। अच्छा, इसमें स्मॉल एम तो नहीं आया, दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज रिवॉल्विंग। तो स्टार मार्क करके लिख दीजिए, राइट डाउन, it is independent of mass of revolving object। सक्षम क्लियर हो रहा है ना? देखो यहाँ पे बहुत सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, मैंने आपको बार बार कहा, अभी तक का जितना फिजिक्स का पार्ट आपने पढ़ा ये सारी फिजिक्स में दोबारा यूज होगा। दैट्स व्हाई आई टुक लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग दिस। अभी जो आगे वाला पार्ट है उसको हम थोड़ा सा कट शॉर्ट करके कर सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट सिलेबस, इट विल बी डन इन टाइम। बट जो पिछला पार्ट है उसे भूलो मत। जैसे ही सर्कुलर की बात आती है तो वी स्क्वायर अपॉन आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर साथ साथ घूमना शुरू हो जाना चाहिए। अब जैसे आज सिखाया, ये जो है ये एक्सप्रेशन है फोर्स का, लेकिन कौन सी फोर्स, एक्चुअल फोर्स तो ग्रेविटेशनल थी ना, तो ग्रेविटेशनल ने इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया। दिस इज टू बी अंडरस्टूड। फाइंड हियर, अब फाइंड करना है टाइम पीरियड, तो लिख दीजिए टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, सर्कल में घूमेगा तो 2 पाई आर डिस्टेंस v स्पीड से कवर करेगा। याद करो, आप अगर एक सर्कल कंसीडर करते हो तो सर्कमफेरेंस कितनी होगी, 2 पाई आर, और उस सर्कमफेरेंस को कितनी स्पीड से कवर कर रहा है, v से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या बन जाता है, टाइम। सो वी कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर 2 पाई आर बाय v। पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। So this becomes equal to 2 pi r divided by v। v के केस में क्या आ रहा है, r by gm। ठीक है, तो अगर r को भी मैं अंडर रूट के अंदर लिखना चाहूं तो क्या बन जाएगा, r बताओ कितनी पावर आएगी, m कैपिटल रखना, ये ध्यान रखना। हाँ जी, एनीवन, इफ आई विल राइट r इनसाइड स्क्वायर रूट तो पावर कितनी आ जाएगी, बोलो यार, टोटल 3 हो जाएगी। यार ऐसे तो मत करो, मतलब तुम 10th करके आए हो ना, वो तो ऑनलाइन नहीं करी थी ना। अगर r यहाँ पे तो अंडर जाके r का स्क्वायर होने वाला है ना, r स्क्वायर हो जाएगा और एक r पहले से, तो टोटल कितना बन गया, r क्यूब बन गया, राइट। सो वर्क विद योर सेंसेस, कम ऑन, 2 पाई अंडर रूट r क्यूब बाय gm, दिस इज डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें सन और अर्थ को इन्वॉल्व कर रखा होगा या अर्थ और मून को, तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, आपको क्या करना होगा, फोर्स इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर या एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर करके आपको सॉल्व करना होगा। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, थोड़ा सा इससे अलग है। ये सर्कल है, इसमें 2 मासेस स्मॉल एम ईच और रेडियस आर है स्मॉल आर। These are revolving under each other's gravitational force। पहले तो क्या था, एक मास सेंटर पे रखा हुआ था और दूसरा उसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा था। अभी क्या है, दोनों मासेस पेरिफेरी पे हैं और एक दूसरे के ग्रेविटेशन की वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हुआ? सो इसे सॉल्व करना है। राइट डाउन, गिवन दैट 2 masses small m each, 2 masses small m each revolve in circular path of radius r, revolve in circular path of radius r due to each other's gravitation, due to each other's gravitation as shown in diagram, as shown in diagram। कैलकुलेट, फिर से वही दोनों चीजें, कैलकुलेट नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 टाइम पीरियड। 1 स्पीड, 2 टाइम पीरियड। ठीक है, लेट्स गो बाय बेसिक। फोर्स तो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है ना। वंशज, मुझे सिर्फ इतना बता, अगर मैं इसकी फोर्स इसके ऊपर कंसीडर करता हूं तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, F इज इक्वल टू, आराम से देख के बता, जी एम स्क्वायर
बाय, देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना होता है ना, देख ले आराम से, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना होता है ना, आर तो रेडियस है ना, तो टोटल कितना हो गया 2r, है ना, पूरा बोल 2r। अब 2r आएगा, उसका स्क्वायर आएगा, फॉर्मूला याद कर पहले अच्छे से, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, सो द सेपरेशन इज 2r, सो स्ट्रेट अवे क्या जाना चाहिए 2r का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है क्रिश, 4r स्क्वायर, सो दैट्स इट, क्लियर। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गया, 4r स्क्वायर, होप इट्स क्लियर। नाउ दिस इज द फोर्स बिटवीन देम, और यही फोर्स इन दोनों को सेंटर के अबाउट घुमा रही है, तो मान लेते हैं इसकी स्पीड v है, लिखिए शाबाश, लिखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर को वो लिख देता हूं, एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फिर से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या आएगा, हरप्रिया, v स्पीड है, r रेडियस है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या आ गया, v स्क्वायर अपॉन r, दैट्स इट। हर किसी को पता है फोर्स बन गई जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वो जो r था वो दोनों के बीच की सेपरेशन थी, इसलिए टोटल जैसा वंशेष ने कहा कितना बन गया 2r, उसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया 4r स्क्वायर। लेकिन सेंटर के अबाउट जब सेंट्रीपिटल लिखोगे तो कितना आ जाएगा m इंटू v स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि आपको डिस्टेंस कहां से लेना है, सेंटर से लेना है, दैट्स इट। सो नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिए, दिस इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू दीज टू क्वेश्चंस। पिछले क्वेश्चन में कैपिटल एम सेंटर पे ही रखा हुआ था, तो दोनों तरफ आ रहा था, लेकिन इस बार मासेस के बीच की सेपरेशन 2r है, लेकिन सेंटर से डिस्टेंस कितना है, r है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। सो दिस इज इट, 1r इज गॉन फ्रॉम हियर, देखिए 1m इज गॉन, सो हाउ मच इज v, लेट्स सी, v स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू, v square becomes equal to g m by 4r, so v becomes equal to under root of g m by r, और 1 by 2 का फैक्टर बाहर आ जाता है, 1 by 2 under root of g m by, that's it। टाइम पीरियड भी निकालो फिर फटाफट, सीखो साथ साथ, दो क्वेश्चंस एक जैसे करवा रहा हूं। टाइम पीरियड कैसे निकलता है, 2 pi r by v, क्या याद रखना है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड, दैट इज टाइम, so time period is 2 pi r by v, सॉल्व कर दीजिए, करें शाबाश, आप लोग भी करिए, 2 pi r by v, दिस इज अंडर रूट ऑफ g m by r, और एक 2 का फैक्टर कहा जाएगा डिनोमिनेटर में, सो इट गोज अप, ये 4 बन जाएगा, मैं अलग से लिख दे रहा हूं, 2 यहां पे आ गया, दैट गिव्स मी 4 pi अंडर रूट ऑफ r क्यूब by gm, सो दिस इज द आंसर, ठीक है ना, क्लियर हुआ। सो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स को जब आप यूज करने की कोशिश करते हो तो क्या है, ऐसा ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट्स लीनियरली मूव कर रहे हैं, रादर आप ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली, एक्सेप्ट दीज एग्जांपल्स की अर्थ के कुछ डिस्टेंस से आपने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, बाकी जितने एग्जांपल्स लोगे मोस्टली आपको रेवोल्यूशन वाले मिलते हैं, अर्थ अराउंड सन, मून अराउंड अर्थ, या उनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, गॉट दैट, और सन भी हो सकता है किसी बड़े स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो, ठीक है। अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, लिखिए जरा होमवर्क, हु कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल जी की जो वैल्यू हम सॉल्व करते हैं, यूज करते हैं, ये वैल्यू किसने फाइंड आउट करी थी, हु डिड दिस, ठीक है, पता है आपको, कहा ये फाइंड करना, अभी अभी गूगल नहीं करना, घर जाके आराम से करना है। तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए शाबाश, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ जी अर्नब आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बट लेट अदर्स आल्सो फाइंड इट, आई विल डिस्कस इट टुमारो। हाँ जी बताएं जरा, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट आल्सो इज g, but we denote it by small g. So to define, it is the acceleration with which an object falls freely under the gravitation of earth, right? लिखिए जरा, it may be defined as
It may be defined as the acceleration of a freely falling object, under gravitational effect of Earth, under gravitational effect of Earth या gravitational force of Earth, one and same thing, under gravitational effect of Earth. ठीक है, सॉल्व करते हैं जरा कितनी वैल्यू होती है. देखिए ये अर्थ है, अभी एग्जैक्टली यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रख लीजिए, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो अर्थ उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स. आप उस ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे लिखते आए हैं? सक्षम है? ये बताओ जरा, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसके ऊपर वेट कैसे शो करते हैं? mg. हाँ जी, क्यों जी? तो क्या होता है? mg. याद रखिए प्लीज, if an object has got mass m, then the weight is shown as mg. But just now you realize, if the mass of earth be capital M and radius of earth be capital R, then this force can also be written as, गीतांश बोल जरा, ये मास स्मॉल m है, अर्थ का मास कैपिटल M है. हालांकि आपको सरफेस के ऊपर दिखाई दे रहा है, बट आपने क्या पढ़ा? वी हैव टू कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन दी, कहां के बीच का डिस्टेंस कंसीडर करना होता है? सेंटर्स के बीच का कंसीडर करना होता है, तो वो यहां पे आपको हेल्प करेगा. सो एवरी कॉन्सेप्ट मैटर्स. मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो मैं आपको बोल के बता रहा हूं, दैट हैज टू बी कैरिड फॉरवर्ड. बट अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो आपको जरा भी नहीं लगेगा कि याद करना पड़ रहा है. ठीक है, तो देखिए फिर से, एम मास यहां पर है, ये कैपिटल एम सेंटर पे कंसीडर हो रहा है, इनके बीच की सेपरेशन कितनी होगी? कैपिटल आर. सो जो एम जी आप लिख रहे थे अभी तक, दैट कैन एक्चुअली बी रिटन एज जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर. दैट्स इट. तो लिख दीजिए जरा. consider an object of mass small m very close to surface of earth. Consider object of mass m very close to surface of earth. तो वेरी क्लोज का मतलब है हाइट आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब लिखिए, मास ऑफ अर्थ भी कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ भी कैपिटल एम एंड रेडियस भी कैपिटल आर, रेडियस भी कैपिटल आर. राइट, डायग्राम बना दिया आपने. अब लिख दीजिए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, force experienced by the object becomes its, या is equal to कर दो, becomes के बजाय is equal to its weight. क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, जो वेट होता है ना, वो नॉर्मल रिएक्शन से आता है, तो ये भी बताना पड़ेगा. आप जैसे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो जाते हैं, अर्थ आपको पुल डाउन कर रही है, आपको वो नहीं एक्सपीरियंस होता, आपको एक्सपीरियंस होता है जो ये प्लेटफॉर्म आपके ऊपर लगा रहा है. इसीलिए थोड़ा सा याद करो, अगर एक लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, तो जो वेट एक्सपीरियंस है वो कितना होता है? m इंटू जी प्लस ए. और अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती है तो m इंटू जी माइनस ए. कुछ तो याद आया? वो बंदर वाले एग्जाम्पल दिए थे, बंदर रस्सी चढ़ रहा है, ऊपर जाएगा तो m इंटू जी प्लस ए, नीचे आएगा तो m इंटू जी माइनस ए. आई होप लिंक हो गया वापस. सो पता है क्या करना पड़ता है? जैसे आजकल गूगल पे कुछ ओपन करते हो तो उसमें वर्ड्स ना ब्लू कलर में होते हैं. अच्छा, ये समझ नहीं आया? क्लिक करो. तो हमें भी वही करना पड़ रहा है ना? क्यों धनंजय? नहीं, कहीं ये भी नहीं समझाया सर. अच्छा, आप कुछ भी सर्च करते हो ना, सर्च करते हो तो उसमें आपको, जैसे विकिपीडिया ओपन कर लिया आपने, आप उसको रीड कर रहे हो. हाँ एग्जैक्टली, राइट. चलिए वापस आते हैं. जो वेट है, वेट किसके इक्वल हो जाएगा? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर. ये मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था कि दिस विल बी इक्वल टू द वेट. अदरवाइज वेट कहते किसे? जो नॉर्मल रिएक्शन आप एक्सपीरियंस करते हो उसे वेट कहते हैं. सो राइट डाउन, mg becomes equal to capital G small m capital M by r square. तो एक एक चीज को समझ के करो. स्मॉल m कैपिटल M के बीच का डिस्टेंस कैपिटल R था, तो फोर्स बन गई gmm by r square and this is equal to weight. That's it. M gets cancelled. So what is the value of small g? gm by r square. बहुत बढ़िया. और ये हमेशा आप याद रखना है. Small g comes out to be gm by r square. gm by r square. That's it. Small m is missing. That's all. Force में से small m हटा दिया. That's it.
और इसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 9.8. इज इट कांस्टेंट? नो, इट्स नॉट कांस्टेंट. इवन अर्थ के ऊपर भी इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है. अर्थ जो है हल्का सा इलिप्टिकल बनती है. तो पोल्स, अच्छा बताओ जरा, पोल्स पे अर्थ की रेडियस ज्यादा होती है या इक्वेटर पे? यू कैन गिव आंसर. Which radius is more, polar radius or equatorial radius? इक्वेटोरियल रेडियस. पोल्स के ऊपर रेडियस कम होती है. जो पिच का होता है ना, अर्थ पिच की हुई है, वो कहां से पिच की है? पोल से. अच्छा, समझना भी आसान है. मैं वैसे आपको एग्जांपल देता हूं. सपोज आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, और उसकी सेंट्रल एक्सिस है आपके पास. आप उसे घुमाने लगे. घुमाने लगोगे तो क्या एक्सिस से नीचे ऐसे पास आएगी, और जो बीच में पार्ट है उसमें बल जाएगा बाहर की तरफ, राइट? तो अगर किसी चीज को घुमाने लगोगे तो बीच से बाहर की तरफ जाएगी, और जो कॉर्नर्स है ऊपर से वो नीचे की तरफ आएंगे, क्लोज आएंगे. सो वापस आते हैं. अर्थ भी तो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और एक्सिस लगभग कहां से पास कर रही है? पोल से. कुछ पूछना है आपको? चलिए वापस आते हैं. तो G इज इक्वल टू GM बाय आर स्क्वायर. राइट डाउन द अप्रोक्सीमेट एवरेज वैल्यू. Approximate average value is 9.8 meter per second square, is 9.8 meter per second square on the surface of Earth. On the surface of Earth. ठीक है? पोल्स पे ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है. उसकी जब एवरेज कंसीडर करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 9.8. याद रहेगा ना अच्छे से फॉर्मूला? तो फिर एक काम करो यार, रेडियस और जी के बीच में ग्राफ बता सकते हो कैसा बनेगा? थोड़ा सा मैं ग्राफ याद दिलवाता हूं. हर क्लास में कुछ नया आ जाएगा. बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट. अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है, तो इसका तो ग्राफ सबको आता होगा. डायरेक्टली डिपेंड करती है, बिल्कुल सामने सामने, तो स्ट्रेट लाइन. अगर स्क्वायर पे डिपेंड करती है तो पैराबोला, ऐसे करके ऐसे करके. और इनवर्सली डिपेंड करती है वेदर ऑन फर्स्ट पावर, सेकंड पावर, एनी हायर पावर, इट बिकम्स, कौन बोला? हाइपरबोला. बिल्कुल सही, याद रहेगा. चलिए, अगर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट में स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है तो पैराबोला, जैसा कि आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था. एंड इफ इट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन सर्टेन पावर, इट हैज टू बी हाइपरबोला. दैट्स इट. तो यहां पे देखो, जी आर स्क्वायर पे इनवर्सली डिपेंड कर रही है, कैसा ग्राफ बनेगा? हाइपरबोला. बना दीजिए. If I want to draw variation of G with R, it has to be like this. But इसमें लिख देना M is equal to constant. M is equal to constant. और इसका मतलब भी समझ लेना. जितना मास अर्थ का है, उतने ही मास के आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कंसिडर कर रहे हो. किसी की रेडियस कम है, किसी की रेडियस ज्यादा है. सिर्फ रेडियस चेंज कर रही है, मास चेंज नहीं कर रहा है. सो इन दैट केस द ग्राफ इज लाइक दिस. होप इट्स क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. इस लॉ को वेक्टर फॉर्म में और पढ़ लेते हैं. इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म का मतलब है, देखो, जब आप फोर्स एक्सप्रेस करने जाते हो तो इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. आप यूनिट वेक्टर्स की हेल्प से उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो लिखिए जरा, ऐसे करके दो मासेस बना दीजिए. दिस इज m1, दिस इज m2, राइट? m1 का पोजीशन वेक्टर, सपोज यहां पे ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन. m1 का पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है. Let this be at a position A, this be at B, A और B. बनाते जाओ साथ साथ. M1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, M2 का पोजीशन वेक्टर R2 है. M1 के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स राइटवर्ड्स लगेगी, विच इज गोना बी, इसे क्या लिखूं? F12 या F21? F12. बहुत बढ़िया. ऑन M1 ड्यू टू M2, and this will be F21. Are these forces equal and opposite? Yes, exactly. मतलब एक बॉडी 10 किलोग्राम की और एक बॉडी 1 किलोग्राम की है. अगर 1 किलोग्राम की बॉडी 10 किलोग्राम के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लगा पा रही है, तो 10 वाली 1 पे कितने लगाएगी? 20 इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. ऐसा नहीं कि 1/10 कर दोगे या मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे. फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इक्वल एंड
ऑपोजिट, क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है फोर्स के अंदर। चलिए R1 R2 हो गया, ए बी F1 to F21 लिख दीजिए। consider 2 point masses, consider 2 point masses having position vectors R1 and R2 as shown in diagram, then force experienced by M1 due to M2, then force experienced by M1 due to M2, आप उसे मेंशन करेंगे F12। नाउ दैट बिकम्स इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, G M1 M2 बाय R स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू नो, राइट। अभी क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में जाना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म में आप देख पा रहे हैं F12 कहां से कहां है, ए से बी की तरफ है, ए से बी की तरफ है। लेट मी राइट दिस एज R12 कैप, ठीक है, या रादर कैप में आप इसको R21 करो, जो बाद में बनता है उससे पहले लिख देता हूं। इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स R2 फ्रॉम R1, राइट। तो इसके साथ आप लिख सकते हैं R21 कैप, दिस इज F12। बट R21 कैप हमारे लिए है क्या, लिख दें, R21 कैप is a unit vector directed towards M2 from M1, unit vector directed towards M2 from M1, M1 से M2 की तरफ जो यूनिट वेक्टर बना दिया उसे लिख दिया R21 कैप, ठीक है। So F12 becomes equal to G M1 M2 by R square into R21 कैप। अब यहां भी वेक्टर साइन आ गया और यहां भी यूनिट वेक्टर आ गया, दैट्स इट। क्लियर है सबको। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे आई कैप जे कैप के कैप होते हैं, उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। यानी इसकी आपने सिर्फ डायरेक्शन पिक कर ली, वो जो डिस्टेंस था उसे एज इट इज आर रखा। अब ये सोच के बताओ, अगर यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा। इफ यूनिट वेक्टर बी मल्टीप्लाइड विद मैग्नीट्यूड, क्या बन जाएगा, कंप्लीट वेक्टर बन जाएगा। याद करो, ए वेक्टर कंसिस्ट्स ऑफ टू थिंग्स, magnitude and direction. So we have written the direction as yet. अगर उसे complete vector from A to B लिख दीजिए, multiplying and dividing by R, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर, आर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दीजिए। F12 becomes equal to G M1 M2 by R cube into R21 वेक्टर। अगर आप R से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, दोनों चीज करते हैं, तो नीचे R क्यूब आ जाएगा और यहां पे कैप की बजाय कंप्लीट क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। दिस इज टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। अब यहां पर वाइवा में यूजुअली क्वेश्चन बनता था, आई डोंट नो इस बार बनेगा कि नहीं बनेगा। आपसे पूछते हैं कि न्यूटन जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें डिपेंडेंस आर की कौन सी पावर पे है, तो आप कहेंगे 1/r स्क्वायर। फिर वो कहेगा अच्छा बताओ ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, आप कहेंगे सही है सर, पर इसमें तो आर क्यूब है। आप तो कह रहे थे 1/r स्क्वायर पे डिपेंड करता है, पर इसमें तो 1/r क्यूब के ऊपर डिपेंडेंस है। हाउ डू एक्सप्लेन दैट, इट इज इन वेक्टर फॉर्म, पर उसके साथ कुछ और बताना पड़ेगा आपको। वेक्टर फॉर्म में क्या हुआ ऐसा, आपने न्यूमरेटर के अंदर एक एक्स्ट्रा आर रखा हुआ है अभी, गॉट दैट, पता तो है, लेकिन वो बताना पड़ेगा कि सर इसके केस में बिकॉज वी हैव यूज्ड अ वेक्टर हियर, इट कंसिस्ट्स ऑफ आर, सो बेसिकली व्हेन आई यूज 1r विद दिस आई विल गेट अ यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली इट डिपेंड्स ओनली अपॉन 1/r स्क्वायर। होप इट इज क्लियर एवरीवन। आप लोग भी ध्यान से सुन ले, 1/r क्यूब दिखाई दे रहा है, बट 1r इज टू बी यूज्ड हियर,
वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड वुड गिव मी द डायरेक्शन ओनली, दैट्स इट। ठीक है डियर, जैसे F12 लिखा है ऐसे ही F21 लिख देते हैं, लिखिए जरा। सो force experienced by M2 due to M1, force experienced by M2 due to M1, that is F21 becomes G M1 M2 by R cube, सीधा लिख देते हैं R cube, और यहां क्या आ जाएगा R12 कैप, R12, अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेक्टर आएगा नॉट द कैप। If I am writing R cube in denominator, this should be written in vector, clear? इसे आप अगर मेंशन करना चाहें, जैसे F12 है, R12 की फॉर्म में लिखना चाहो तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। देखो इधर R21 है तो इधर क्या बनेगा R12, सो आप अलग से लिख दीजिए, राइट डाउन R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21, R12 R21 के इक्वल ऑपोजिट है, यहां से आ जाओगे तो R21 बनेगा, यहां से आ जाओगे तो R12 बनेगा, दैट मीन्स F12 is equal to minus of F21, that's it। तो वो मैंने आपको क्लियर किया कि बाई चांस यहाँ पे कोई R12 लिखना चाहे तो साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। यूजुअली उस फॉर्म में लिखा जाता है, क्यों? ये दिखाने के लिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अगर मैं फोर्स के फॉर्मूले में सामने नेगेटिव साइन डालूं तो नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, ये अंदर की तरफ है। फिर सुनिए, आउटवर्ड इज पॉजिटिव, इनवर्ड इज नेगेटिव, यहां से आउटवर्ड R21 और R12 कहां है, अंदर की तरफ है, तो R12 इनवर्ड है, F12 आउटवर्ड है, तो दोनों के बीच में एक नेगेटिव साइन कनेक्टिविटी लाएगा। सो मैं फिर बोल रहा हूं आपको, अगर बाई चांस कहीं पे आपको करके लिख लो कि माइनस ऑफ G M1 M2 बाय R क्यूब इंटू R12 वेक्टर। फिनिश अप करते, देखिए ध्यान से, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अंडरस्टैंड कर लिया। जो इनिशियली न्यूटन ने लॉ बताया था उसमें वेक्टर साइन नहीं था, ही जस्ट टोल्ड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, याद रखें, ही प्रोवाइडेड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, उसके बारे में बताया कि दोनों मासेस को प्रोडक्ट करो, उसके ऊपर डिपेंडेंस आती है, और 1/r² करो। अब r आपको ठीक से पता है, दोनों मासेस के बीच का कौन सा डिस्टेंस है r, हरप्रीत r कौन सा डिस्टेंस है दोनों मासेस के लिए? हर क्लास उतनी एक्टिवनेस के साथ होनी चाहिए। मैं किसी क्लास में ऐसे आके खड़ा हो जाऊं, लिखो भाई F इज इक्वल टू, आपको चलेगा? बिल्कुल नहीं ना, तो मुझे भी नहीं लगता। आई वॉन्ट यू टू बी एक्टिव ऑल द टाइम्स। कौन सा डिस्टेंस है यार? सेंटर टू सेंटर, बिल्कुल सही बनता है, इट इज सेंटर टू सेंटर, राइट। और 1/r² बोलते ही क्या चीज दिमाग में आनी चाहिए? इफ द डिस्टेंस बी डिक्रीज टू हाफ, जैसे हाफ करोगे तो फोर्स कितना इंक्रीज? अच्छा 4 टाइम्स, यही बोल रहा हूं, समझो। एक बार आंखें बंद करके समझ लो, आंखें बंद करो, तुम आंखें बंद करो। अगर हम आर कहां पर है, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में, बहुत बढ़िया, तुम भी कर सकते हो भाई, डिनोमिनेटर में है। अगर आप आर को डबल कर दो, आर को डबल कर दो तो उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करोगे तो डिनोमिनेटर में कौन सा फैक्टर आ गया? 4 का फैक्टर आ गया। तो सिर्फ ये कहने से कि कम हो गया आंसर नहीं मिलता। कितना कम हो गया? 1/4 हो गया। अगर आपने उस डिस्टेंस को हाफ कर दिया, हाफ कहते हैं तो ये समझ आता है कि मासेस क्लोज आ गए, मासेस जितना क्लोज आएंगे फोर्स इज गोना इंक्रीज, दैट्स ओके, इट इंक्रीजेस, बट हाउ मच? बिकॉज यू हैव बीन सेइंग r by 2 का स्क्वायर, तो इट बिकम्स 4 टाइम्स, राइट सात्विक? सही है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ना इसे आंख बंद करके? गुड। सो राइट तनिषा, आई जस्ट वांट कि आप अब सिर्फ फॉर्मूले पे डिपेंडेंट ना रहे, आपको ये पता हो कि मासेस के पास आने से फोर्स बढ़ती है, क्यों? क्योंकि r कम हो जाता है, r डिनोमिनेटर में है। अच्छा, ये फोर्स शॉर्ट रेंज है, लॉन्ग रेंज है? कैसे पता चला? मैंने तो बताया था, लेकिन कुछ साथ में समझाया भी तो होगा ना, क्योंकि लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है? काफी दूर तक। भाई अर्थ और सन के बीच में, बिल्कुल सही बंदा, अर्थ और सन के बीच में फोर्स लग रही है, और इससे ज्यादा लॉन्ग रेंज क्या चाहिए, राइट? So because this force exists up to very long distances, that's why it is called long range force. Clear है?
चलो, जो आज कर रहा है उसे ठीक से करें, कल वेरिएशन ऑफ जी के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज अनाउंस कर देता हूं, सुन लीजिए, सभी सुन लीजिए। इस वीकेंड पे आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सब्जेक्टिव टेस्ट है, जो कि ऑफलाइन होगा। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते हैं या किसी बच्चे की तबीयत खराब है, तो ओनली पेरेंट्स कैन कन्वे दिस टू मी। बच्चे का कहना नहीं माना जाएगा। Hope it is clear. You are all supposed to come and take the test here. I will give you the slots. जिन slots में आके आप टेस्ट देंगे, exactly alphabetically divide करेंगे उसको। Thank you.